आप लोगों ने अभी तक इंटरनेट पर कॉकरोचों का तांडव तो देख ही लिया होगा, लेकिन आखिर ये क्यों शुरू हुआ था, किसने शुरू किया और हमें कॉकरोच से किस फिलोसोफर की और किस किताब की याद आती है। इस कॉकरोच जनता पार्टी के सिर्फ 3 दिन में ही लगभग 20 मिलियन के करीब फॉलोअर हो गए। भारत के जेनजी इसे एक रिवॉल्यूशन की तरह देख रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने इन्हीं अनएम्प्लॉयड लोगों को जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर न्यूज बेस्ड कंटेंट बना रहे हैं और जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, सभी को कॉकरोच कहा। तो इसी से इंस्पायर होकर बोस्टन यूनिवर्सिटी के अभिजीत ने एक नई पार्टी शुरू कर दी। यह अकाउंट यूएस बेस्ड है, लेकिन इसके कस्टमर या कह सकते हैं कि इसके मेंबर लगभग सभी इंडिया के हैं। कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसे सिर्फ ट्रेंड मान रहे हैं, वहीं कई पॉलिटिक्स साइंटिस्ट का कहना है कि एक जेनजी रिवॉल्यूशन हो सकता है। या तो ये ट्रेंड भर हो सकता है या रिवॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन इसी कॉकरोच शब्द को हम गहराई से देखें, इसका इतिहास देखें, तो यह हमें एक ऐसे लेखक, ऐसे फिलोसोफर की दुनिया में ले जाता है जिसने इंसान के अंदर मरती हुई ह्यूमैनिटी को लिखा। यह है लेखक, दार्शनिक और उपन्यासकार फ्रांज काफ्का। काफ्का की राइटिंग आज के समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिलेटेबल हो गई है, इसीलिए हमें काफ्का और उसकी फिलोसफी को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि काफ्का सिर्फ लिटरेचर नहीं लिखते थे, बल्कि वो डायग्नोसिस थे हमारी समाज के लिए, एक ऐसा मिरर जो हमें वो चेहरा दिखाता है जो हम देखना नहीं चाहते। आज के समय काफ्का को पढ़ना और स्टोरीज लगाना, लोगों से बात करना कूल लगता है, लेकिन काफ्का की जिंदगी इतनी सुंदर नहीं थी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और घुटन से भरी थी। उनकी कहानियां सपने जैसी नहीं बल्कि लंबी और थकान देने वाली नाइटमेयर लगती है, जिसमें आप जितने बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उतने ही धंसते चले जाते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि हम सब किसी न किसी दौर में उस अजीब दुनिया को महसूस करते हैं, जब हमें लगता है कि अथॉरिटी के सामने हमारी कोई औकात नहीं, और जिस स्थिति में समाज और परिवार हमें जज करता है बिना हमें सुने, और जब परिवार हमें समझने की बजाय शर्म और गिल्ट से भर देता है, और धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि शायद हम इस दुनिया पर एक बोझ है। हम सिस्टम के भीतर इतना घुस जाते हैं कि खुद से ही सवाल पूछने लगते हैं कि क्या मैं गलत हूँ, क्या मुझसे कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं। और यही काफ्का इसकी दुनिया है, और यह दुनिया सिर्फ उपन्यासों में नहीं रहती, यह हमारे आसपास, हमारे घरों में, हमारे दफ्तरों में, हमारी सड़कों पर, हमारी संस्थाओं में हर रोज जी जाती है। और शायद इसी कारण भारत का जेनजी काफ्का से बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है। काफ्का ने उस व्यक्ति के लिए लिखा जिसकी कहीं इज्जत नहीं की जा सकती, वो जिंदगी से हताश हो चुका है। काफ्का की फिलोसॉफी और उनके उपन्यास को समझने के लिए हमें थोड़ा सा काफ्का की जिंदगी को समझना होगा। काफ्का का जन्म 1883 प्रेग्यू में हुआ, उस समय के ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में, जहां लैंग्वेज, आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस तीनों का संकट एक साथ था। काफ्का एक ज्यूस परिवार से था जो जर्मन बोलता था, ग्रेस समाज में रहता था, यानी हर जगह वो थोड़ा सा बाहर का था, लेकिन उसके भीतर लगातार एक युद्ध चल रहा था। वह युद्ध उसकी आइडेंटिटी का था, उसकी एग्जिस्टेंस का था। इस बात का युद्ध था कि वह जो है उसे वह होने का हक है या नहीं। और उस युद्ध का सबसे बड़ा कारण था उसके पिता हरमन काफ्का। काफ्का अपने पिता से सिर्फ डरता नहीं था, बल्कि उनके सामने खुद को कुछ नहीं समझता था। हरमन काफ्का एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन थे। विशाल शरीर था, तेज और कठोर आवाज थी, जो अपने बेटे की कमजोरी देखकर हमेशा शर्मिंदा हुआ करता था। और काफ्का बेहद संवेदनशील, इमोशनल और अंदर की तरफ मुड़ा हुआ व्यक्ति था। बचपन से ही उसे महसूस कराया गया था कि वो कमजोर है, वो बेकार है। घर में उसकी हर बात को डिसमिस किया जाता था। जो काफ्का सोचता था या तो वह गलत था या इनसिग्निफिकेंट था। काफ्का के पिता यानी हरमन की दुनिया में सिर्फ रिजल्ट्स मायने रखते थे, सिर्फ व्यापार मायने रखता था, और सिर्फ वह ताकत मायने रखती थी जो दूसरों को छोटा महसूस करवा सके। इसी के चलते काफ्का ने 36 साल की उम्र में अपने पिता हरमन काफ्का को एक पत्र लिखा, लेटर टू हिज फादर। वह पत्र कभी भी हरमन तक नहीं पहुंचा। काफ्का की माँ ने उसको दे तो दिया, लेकिन शायद उसने कभी ठीक से पढ़ा नहीं। लेकिन वह पत्र आज भी जीवित है और काफ्का की फिलोसफी को समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह पत्र सिर्फ एक बेटे का पत्र नहीं था, बल्कि एक टूटे हुए इंसान की कन्फेशन थी, एक ऐसे आदमी की गवाही जिसने सालों तक अपनी ही नजर में खुद को छोटा महसूस हुए देखा। उस पत्र में काफ्का लिखते हैं कि तुम्हारे सामने मैं कभी बोल नहीं पाया, हमेशा डरता रहा, तुम्हारी आवाज की, तुम्हारी नजर की, तुम्हारी उस चुप्पी की जो मुझे हमेशा कमजोर साबित करती थी। काफ्का ने एक घटना का जिक्र किया कि बचपन में जब उसने पानी मांगा था, तब उसके पिता उठे और बिस्तर से निकालकर उसे ठंडी बालकनी में खड़ा कर दिया और उसे बंद कर दिया वहां, और पिता उसके चले गए। वह रात काफ्का के लिए सिर्फ एक सजा नहीं थी, बल्कि एक एग्जिस्टेंशियल लेसन था, और ये लेसन उसके सबकॉन्शियस में उतर गया। ये अथॉरिटी कभी भी बिना किसी कारण के, बिना किसी स्पष्टीकरण के आपको दंडित कर सकती है और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बस उस स्थिति में खड़े रहो और मान लो कि तुमने कुछ गलत किया है। काफ्का लिखते हैं कि उस रात के बाद वह ओबीडिएंट तो हो गया, लेकिन अंदर से हमेशा के लिए टूट गया। और ये टूटन सिर्फ उसकी व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि पूरी मानवीय कंडीशन का प्रतीक बन गई, जिसमें पावर और अथॉरिटी के सामने व्यक्ति खुद की लेजिटिमेसी को ही डाउट करने लगता है। यही डर, यही इनविजिबल गिल्ट बाद में उसकी कहानियों में तब्दील हो गए। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना ऑर्गेनिक था कि काफ्का की कहानी कभी भी एलेगरी नहीं लगती,
बल्कि वो रियलिटी लगती है। काफका की फेमस द ट्रायल पढ़ते वक्त व्यक्ति कभी नहीं सोचता कि ये सिर्फ मेटाफोर है, यह हमेशा सच लगता है और आज की दुनिया लगती है। द ट्रायल बुक में जोसेफ नाम का एक व्यक्ति सुबह उठता है और पाता है कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन उसे कभी यह नहीं बताया जाता कि उसका अपराध क्या है। वह हमेशा पूछता है, लड़ता है और लॉयर से मिलता है, अदालतों के चक्कर काटता है, लेकिन सिस्टम उसे कोई जवाब नहीं देता। और सबसे विचलित कर देने वाली बात यह नहीं कि उसे सिस्टम इग्नोर करता है, सबसे डरावनी बात यह है कि धीरे धीरे जोसेफ खुद भी मानने लगता है कि शायद वह गिल्टी है, शायद उसने कुछ किया है और उस सजा का हकदार है। जोसेफ सिस्टम से लड़ते लड़ते सिस्टम की ही भाषा बोलने लगता है और आखिर में वो खुद की मौत को एक्सेप्ट कर लेता है, एक कुत्ते की तरह, ऐसा काफका लिखते हैं। काफका यहाँ पर यह नहीं कह रहे कि एस्टेट बुरी है या कानून बुरा है। काफका यहाँ में कुछ गहरी बात समझाना चाह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जब कोई सिस्टम इंसान को लंबे समय तक जस्टिफाई करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, अपने होने को, अपने सोचने को और अपने जीने को, तो एक दिन ऐसा आता है कि वह इंसान खुद ही अपनी ह्यूमैनिटी सरेंडर कर देता है। वह खुद से ही कहने लगता है कि हाँ, मैं गिल्टी हूँ, मुझे नहीं पता कि क्यों हूँ, लेकिन मैं जरूर गिल्टी हूँ। काफका यहाँ पर उस इनविजिबल गिल्ट की बात कर रहे हैं जो समाज और अथॉरिटी बहुत ही धीरे धीरे बारीकी से इंसान के भीतर इंजेक्ट करती है, और यह गिल्ट इतना सटल होता है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि धीरे धीरे वो खुद का दुश्मन बन गया है। उनकी एक और किताब द मेटामॉर्फोसिस में यह प्रोसेस और भी ज्यादा नग्न हो जाती है। उसमें कैरेक्टर ग्रेगर सामसा एक दिन सुबह उठता है और खुद को एक कॉकरोच में तब्दील हुआ देखता है। लोग अक्सर इस कहानी को पढ़कर यही सोचते हैं कि यह सरेलिज्म है या एक फैंटेसी है या एक एब्सर्डिज्म है, लेकिन काफका फैंटेसी नहीं लिख रहे हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, एक प्रोसेस को दर्ज कर रहे हैं जो हर इंसान के साथ हो सकती है और अक्सर होती है। ग्रेगर के कॉकरोच बनने से ज्यादा डरावनी चीज यह है कि धीरे धीरे उसका परिवार उसे एक्सेप्ट करना बंद कर देता है। पहले वो उसकी देखभाल करते हैं, फिर उससे दूरी बनाने लगते हैं, फिर एक दिन उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और भूल जाते हैं। वे उसे वह नहीं बल्कि यह कहने लगते हैं। उसकी फीलिंग्स, उसकी यादें, उसकी तकलीफ, उसकी ह्यूमैनिटी सब एक एक करके खत्म हो जाती है दूसरों की नजर में। और सबसे खतरनाक बात होती है कि ग्रेगर खुद को भी मानने लगता है। वह अपने परिवार की तकलीफ देखता है, उनके शर्म देखता है और उनकी थकान देखता है। वह एक दिन सोचता है कि उसका मर जाना ही सबके लिए बेहतर है। वह जानबूझकर खाना बंद कर देता है, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और एक दिन मर जाता है। और उस सुबह उसका परिवार पहली बार राहत की सांस लेता है। और इस तरह इस कॉकरोच को बिना किसी गलती के सजा मिल जाती है। फिर उसके घर वाले बाहर घूमने जाते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। ग्रेगर की मौत उनके लिए एक लिबरेशन थी। यही काफका सबसे जरूरी और सबसे खतरनाक सच दिखाते हैं, और ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है। आज हम इंटरनेट पर इस तरह की कई कहानियां देखते हैं अनएम्प्लॉयड लोगों की जो अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं या जिनकी नौकरी चली गई है, उनके साथ उनका परिवार, उनके घर वाले कैसे बर्ताव करते हैं। और यही सच काफका ने बहुत पहले समझा दिया था। हमारा समाज, हमारा परिवार इंसान की सबसे पहले उसकी आत्मा को मारता है, उसकी आइडेंटिटी को स्लोली डिसॉल्व करता है, उसकी डिग्निटी को पीस बाय पीस छीनता है। और जब इंसान धीरे धीरे अंदर से खाली हो जाता है तो खुद मान लेता है कि वह उस दुनिया पर बोझ है, तब उसे ऑफिशियली एक कॉकरोच घोषित कर दिया जाता है। तब कोई नहीं पूछता कि यह कैसे हुआ, क्योंकि नैरेटिव पहले से सेट हो चुका था। यह नैरेटिव कैसे सेट होता है यह समझना बहुत जरूरी है। काफका के एक और काम इन द पेनल कॉलोनी में एक ऐसी मशीन का वर्णन है जो अपराधी के शरीर पर उसका अपराध लिख देती है। अपराधी का अपराध उसे बताया नहीं जाता, अंडरस्टैंड नहीं कराया जाता, बल्कि उसके शरीर पर खोदा जाता है घंटों तक दर्द के साथ। और यह मशीन इसलिए खूबसूरत मानी जाती है इस सिस्टम में क्योंकि वह जस्टिस डिलीवर करती है बिना किसी सवाल जवाब के। काफका यहाँ पर उस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं जब पनिशमेंट को इतना सेल्फ एविडेंट मान लेती है कि एक्सप्लेनेशन को जरूरत ही नहीं समझती, जो ये सच मान लेती है कि अगर किसी को पनिश किया जा रहा है तो वो गिल्टी होगा, जो ये कभी नहीं पूछती कि क्यों। और यही वजह है कि कॉकरोच वाला शब्द काफका स्क्यू हो जाता है। जब किसी बड़े पद पर बैठा इंसान किसी आरटीआई एक्टिविस्ट को, जर्नलिज्म को या जेंजी को कॉकरोच कहता है, सिर्फ गाली नहीं दे रहा है बल्कि एक प्रोसेस शुरू कर रहा है। वह उस इंसान की ह्यूमैनिटी को पब्लिकली चैलेंज कर रहा है। वह इनडायरेक्टली कह रहा है कि तुम्हारे सवाल करने का, तुम्हारे असहमत होने का और तुम्हारे एग्जिस्टेंस का कोई मोरल वेट नहीं है। तुम ह्यूमन नहीं हो, तुम सिर्फ पेस्ट हो। और जब इस तरह की बात किसी पावर या पोजीशन से कही जाती है तो सिर्फ एक इंसान तक नहीं टिकती, बल्कि एक समाज के लिए, सोसाइटी के लिए एक सिग्नल होता है, एक कल्चरल सिग्नल कि लोग किस तरह से एक्सेप्टेबल है और किस तरह से नहीं, किन की आवाजें सुनने लायक है और किन की नहीं। हन्ना एरेंट ने एक बार लिखा था कि टोटलिटेरियनिज्म की शुरुआत किसी बड़े ड्रामा से नहीं होती है, वह शुरू होती इसी तरह की लैंग्वेज से। किसी ग्रुप को या किसी की पीड़ा को इलेजिटिमेट घोषित किया जाता है। ऐसी स्थिति में सवाल पूछना गुनाह बन जाता है। तब एक ऐसी दुनिया बनने लगती है जिसमें काफका के कैरेक्टर्स जीते हैं। काफका ने यह सब 1915 के आसपास कहा, लेकिन आज जब 2026 में इसे पढ़ते हैं तो यह सब हमारे आसपास की घटना लगती है। अल्बर्ट कामू ने भी काफका को पढ़ने के बाद लिखा था कि काफका का एपिसोड इसलिए पावरफुल है क्योंकि वह एक्सप्लेन नहीं करता
बल्कि सच्चाई दिखाता है। जिस तरह जिंदगी कभी भी एक्सप्लेन नहीं करती कि दर्द क्यों है, लॉस क्यों है, इनजस्टिस क्यों है, इसी तरह काफका भी नहीं बताते, और यही उनकी सबसे बड़ी फिलोसॉफिकल ताकत है। काफका रीडर को उस डिस्कम्फर्ट में रखते हैं जहाँ उसको जवाब नहीं मिलते, और इसी डिस्कम्फर्ट में हम खुद की दुनिया को उसमें देखने लगते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि काफका की फिलोसफी सिर्फ डिस्पेयर की फिलोसफी नहीं है। उनकी कहानियां दुखद जरूर है, लेकिन ये दुख बिना किसी मकसद के नहीं है। काफका सिर्फ इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि लोग निराश हो, वह इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बिलीव करते हैं कि सच देखना भले वो कितना कठोर हो, मुंह फेर लेने से बेहतर है। उनके लिए राइटिंग एक मॉरल एक्ट था, एक ऐसा एक्ट जो कहता है कि मैं तुम्हें कंफर्टेबल नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें वो सब चीजें दिखाऊंगा जो तुम देखना नहीं चाहते, क्योंकि जब तक देखोगे नहीं तब तक उसे बदल नहीं सकोगे। काफका ने अपनी डायरी के एंट्री में लिखा था कि राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रेयर। ये बहुत प्रोफाउंड स्टेटमेंट है। वह कह रहे हैं कि जब वो लिखते हैं तो वह एक ऐसी चीज की तलाश में है जो ट्रांसीडेंट है, वह इसी दुनिया के बीच में, इसी दर्द के बीच में, इसी एब्सर्डिटी के बीच में होती है। यह एक तरह से वह स्पिरिचुअलिटी है जो कंफर्ट नहीं देती बल्कि कॉन्शियसनेस देती है, और कॉन्शियसनेस ही एकमात्र चीज है जिससे पावर सबसे ज्यादा डरती है। जब ग्रेगर सामसा कीड़ा बन जाता है तब भी वह फील करता है, जब जोसेफ को यह नहीं पता कि उसका क्राइम क्या है तब भी वह फाइट मारता है। उनकी इस कॉन्शियसनेस में ही उनकी अंतिम ह्यूमैनिटी बची रहती है। सिस्टम उनकी बॉडीज को कंट्रोल करता है, उनकी फ्रीडम को छीन लेता है, उनकी डिग्निटी को पब्लिकली डिसमिस कर देता है, लेकिन जब तक वे फील कर रहे हैं तब तक वे क्वेश्चन कर रहे हैं, तब तक वे पूरी तरीके से हारते नहीं हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि पावर स्ट्रक्चर सवाल करने वालों को, क्वेश्चन करने वालों को डिह्यूमनाइज करता है। तभी पावर स्ट्रक्चर्स कॉकरोच जैसे नाम देते हैं कि जब वो कीड़े हैं, पागल है, नॉनसेंस है, तो उनकी सवालों की जवाब देने की जरूरत भी नहीं लगती, क्योंकि अगर उन्हें ह्यूमन मानते ही नहीं है तो उनकी बात सुनने की ऑब्लिगेशन भी नहीं है। काफका ने देखा था 1915 में कि यही मैकेनिज्म है जिससे ऑपरेशन सस्टेन होता है। यह मैकेनिज्म लोगों को फिजिकली हमला करने के लिए नहीं है, वह मैकेनिज्म यह है कि उनकी ह्यूमैनिटी को ही इलेजिटिमेट घोषित कर दो। काफका पूरी जिंदगी खुद को इनएडिक्वेट महसूस करते रहे। वह हमेशा से राइटर बनना चाहते थे, लेकिन एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करना पड़ा। रोज दफ्तर जाते, फाइलें देखते, लोगों के क्लेम्स प्रोसेस करते, और फिर रात को बचे समय में घर आकर लिखते। उनकी पूरी जिंदगी की मेजर राइटिंग्स, द ट्रायल, द कैसल, द मेटामॉर्फोसिस, हमारे लिए उनकी रात की नींद चुरा कर लिखी गई है। और काफका अपनी रिलेशनशिप में भी शांति नहीं पा सके। उन्होंने फेलिक्स बाउअर को 5 साल तक लेटर्स लिखे, 2 बार एंगेजमेंट हुई और दोनों बार टूट गई। काफका हमेशा से कहते हैं कि वो सिर्फ राइटिंग के लिए जी रहे हैं, लेकिन लगातार यह भी महसूस कर रहे थे कि राइटिंग उन्हें कंज्यूम कर रही है। काफका ने अपने एक दोस्त मैक्स ब्रॉड को मरने से पहले ही कह दिया था कि उनकी सारी राइटिंग, उनकी सारी पांडुलिपि, उनकी मैन्युस्क्रिप्ट जला दी जाए, लेकिन मैक्स ब्रॉड ने वह प्रॉमिस पूरा नहीं किया और काफका के मरते ही काफका की राइटिंग को पब्लिश कर दिया। और इसी कारण आज हम इस कन्वर्सेशन में हैं, काफका को याद कर रहे हैं, उनकी विशाल दुनिया में झांक रहे हैं, इसीलिए क्योंकि एक दोस्त ने उनका प्रॉमिस तोड़ दिया। लेकिन एक सवाल आता है कि काफका ने अपने दोस्त से अपनी मैन्युस्क्रिप्ट जलाने की रिक्वेस्ट क्यों की थी? क्योंकि काफका चाहते थे कि उनका लिखा, उनका अस्तित्व सब कुछ मिट जाए। कुछ लोग कहते हैं कि यह उनकी इनसिक्योरिटी थी, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह उनकी परफेक्शनिज्म थी। लेकिन मुझे लगता है, और ये मेरे इंटरप्रिटेशन है, कि काफका को डर था कि समाज और दुनिया उसे समझेगी नहीं, क्योंकि उसी समाज और उसी दुनिया की सच्चाई लिख रहे थे। वही डर जो उसके पिता के सामने था, वही डर जो जोसेफ को सिस्टम को लेकर था, वही डर कि जो मैं हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, वह किसी के लिए वैल्यूएबल नहीं है। यह अपने आप में काफकास्की ट्रेजेडी है कि जिस आदमी ने ह्यूमन डिग्निटी के लिए सबसे पावरफुल लिटरेचर लिखा, वह खुद अपनी डिग्निटी में कभी कंफर्टेबल नहीं रहा। जिसने लिखा कि जोसेफ को खुद को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए था, वह खुद पूरी जिंदगी मरते दम तक खुद को जस्टिफाई करता रहा। जिसने ग्रेगर सामसा की सेल्फ इरेजर को एक ट्रेजेडी की तरह डॉक्यूमेंट किया, वो खुद अपनी राइटिंग को इरेज करना चाहता था। इसीलिए काफका को पढ़ना सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, यह एक इमोशनल और मोरल कन्फ्रंटेशन है। जब आप द मेटामॉर्फोसिस पढ़ते हैं तो आप ग्रेगर की तकलीफ से ज्यादा खुद से पूछते हैं कि क्या कभी मैंने किसी को कीड़ा समझा, या मुझे किसी ने कीड़ा समझा? क्या मैंने कभी किसी की ह्यूमैनिटी को डिसमिस किया? कि क्या मैंने भी किसी सवाल को नॉन्स माना? कि क्या कभी यह मेरे साथ भी हुआ कि खुद को जस्टिफाई करते करते अपना खुद का दुश्मन बन गया? और यह सवाल सिर्फ इंडिविजुअल्स के नहीं है, बल्कि सिस्टम्स के लिए है, इंस्टीट्यूशंस के लिए है, सोसाइटीज के लिए है। जब कोई सिस्टम इस तरह से डिजाइन होता है कि उसमें सवाल पूछना ही अपराध लगने लगे, जब किसी इंस्टीट्यूशन की आर्किटेक्चर ही ऐसा हो कि अकाउंटेबिलिटी को ही वीकनेस माना जाए, जब किसी समाज में डिसेंट को ही डिसलॉयल्टी की तरफ रख दिया जाए, तब वह सोसाइटी काफकास्की हो जाती है। और काफकास्की सोसाइटी में काफका की कहानियां सिर्फ वॉर नहीं करती, बल्कि वे डॉक्यूमेंट करती है। जब किसी बेरोजगार को यूजलेस कहा जाता है, किसी बीमार को बर्डन कहा जाता है, जब किसी सवाल पूछने वालों को कॉकरोच कहा जाता है, जब किसी
अलग और रेशनल सोचने वालों को धीरे धीरे शर्मिंदा किया जाता है, उनके अपने घर में, उनके अपनी समाज में, तब वही प्रोसेस शुरू होती है जो ग्रेगर साम्सा के साथ हुई थी। वह प्रोसेस यह नहीं कि किसी पर फिजिकली हमला हो, वह प्रोसेस यह है कि किसी की ह्यूमैनिटी को, किसी की ताकत को इतनी बार, इतने तरीकों से, इतनी लेजिटिमेसी के साथ चैलेंज किया जाता है कि एक दिन वह खुद ही डाउट करने लगता है और फिर एक दिन वह खुद कहता है कि हाँ शायद मैं गलत हूँ। वह सिस्टम का हिस्सा बन जाता है और सिस्टम यही चाहता है कि सवाल पूछने वालों को, जर्नलिज्म को, आरटीआई एक्टिविस्टों को अपना हिस्सा बना ले। यही काफका का सबसे बड़ा इंसाइट था और यही रीजन है कि काफका आज भी इतने रेलेवेंट है, शायद पहले से ज्यादा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने, सोशल मीडिया ने, 24/7 न्यूज साइकिल ने उस प्रोसेस को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। अब किसी को फिजिकली कमरे में बंद नहीं करना पड़ता, उसे डिजिटली आइसोलेट किया जा सकता है, पब्लिकली शेम्ड किया जा सकता है, एल्गोरिदमली इनविजिबल बनाया जा सकता है और जिस तरह बनाया भी जा रहा है। जोसेफ का ट्रायल अब कोर्टरूम में नहीं होता, वह ट्विटर थ्रेड्स में होता है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में होता है, प्राइम टाइम डिबेट्स में होता है, जहां आरोप ही वर्डिक्ट बन जाता है। काफका की फिलोसफी का कोर यही है और यही उन्हें राइटर से फिलोसोफर बनाता है कि ह्यूमन डिग्निटी नेगोशिएबल नहीं है। वह इस बात से बिल्कुल नेगोशिएट नहीं होती कि आप किस पद पर हैं, किस क्लास से हैं, कितने प्रोडक्टिव है और कितने यूजफुल है। ग्रेगर साम्सा उस मोमेंट में भी ह्यूमन था जब वह कीड़ा था। जोसेफ उस मोमेंट में भी इनोसेंट था जब पूरी दुनिया उसे गिल्टी मान रही थी। और यही बात है कि पावर स्ट्रक्चर इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि ह्यूमैनिटी अनकंडीशनल है। किताब के बारे में मरने से पहले फ्रांस काफका ने लिखा था कि ये किताब हमारे भीतर जमी हुई बर्फ के समुद्र को तोड़ने वाली कुल्हाड़ी होनी चाहिए। यह सिर्फ एक कोट नहीं बल्कि एक मैनिफेस्टो है। काफका यही कह रहे हैं कि लिटरेचर का काम कंफर्ट देना और कहानियां सुनाना नहीं है। लिटरेचर का काम है उस नंबनेस को तोड़ना जो हमारे भीतर डेवलप कर देते हैं, दूसरों की तकलीफ से बचने के लिए, अपनी खुद की असुविधाजनक सच्चाइयों से बचने के लिए, उस वर्ल्ड से बचने के लिए जो हमें बताता है कि जो आइडेंटिटी है, जो प्रथा है, वो वही है और वही नॉर्मल है। बर्फ का समुद्र, यह इमेज बहुत पावरफुल है। काफका कह रहे हैं कि हम फ्रोजन हैं, हमारी एम्पैथी फ्रोजन है, हमारे आउटरीच फ्रोजन है, हमारी एबिलिटी टू फील भी फ्रोजन है। और किताब यानी आर्ट, यानी लिटरेचर, यानी ऑनेस्ट एक्सप्रेशन, वो कुल्हाड़ी है जो उस बर्फ को तोड़ती है और हमें फील करने पर मजबूर करती है, जो हमें उस कंफर्टेबल डिस्टेंस से बाहर खींचती है, जहाँ बैठकर हम दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं और कभी डिस्टर्ब नहीं होते। काफका ने पूरी जिंदगी ये चॉइस की कि वह देखेंगे और लिखेंगे, वो उस डिस्कम्फर्ट को फेस करेंगे जो दूसरों की ह्यूमैनिटी को जेन्युइनली महसूस करने से आती है। वो खुद पूरी तरह से कभी ठीक नहीं हुए, उनका डर नहीं गया, उनकी इनएडिक्वेसी नहीं गई, उनकी लोनलीनेस नहीं गई, लेकिन उन सब के बावजूद भी उन्होंने लिखा और इसीलिए आज भी हमारी इस चर्चा का हिस्सा हैं। इसीलिए आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। इसीलिए उनकी कहानियां आज भी उतनी ही पेनफुल है जितनी तब थी, क्योंकि दुनिया नहीं बदली, दुनिया की पावर स्ट्रक्चर, सिस्टम और सिस्टम में बैठे लोग नहीं बदले, पावर की भाषा नहीं बदली, सिस्टम के लॉजिक नहीं बदले और जब तक बदलेगी नहीं, काफका हमेशा रिलेवेंट रहेंगे। जब तक सीजीआई जैसे लोग जेनजी को कॉकरोच कहेंगे, जब तक कोई भी जोसेफ बिना क्राइम के ट्रायल फेस करेगा, जब तक ग्रेगर साम्सा जैसी व्यक्ति अपनी फैमिली के राहत के लिए खुद को मिटाने की सोचेगा, तब तक काफका की कहानियां सिर्फ फिक्शन नहीं रहेगी, वो हमारी रियलिटी का सबसे ऑनेस्ट मिरर रहेगी। यह थी काफका की कुछ कहानियां, उनकी फिलोसफी और उनकी लाइफ, जिनको सीजीआई ने जेनजी को कॉकरोच कहकर और आग लगा दी। आप सीजीआई के इस बयान और कॉकरोच जनता पार्टी के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप इसी तरह के फिलोसफी और लिटरेचर को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह के विषयों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीकली न्यूज़लेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब व्यक्ति अपने पावर स्ट्रक्चर से, अपनी फैमिली से इस तरह से बयान सुनता है, खुद को कॉकरोच समझता है, तो नाहिलिज्म की तरफ गिर जाता है। नाहिलिज्म एक ऐसी फिलोसफी है जहाँ व्यक्ति किसी भी चीज पर, किसी भी सिस्टम पर, किसी भी मान्यता पर बिलीव नहीं करता। इसी नाहिलिज्म और उनके फिलोसोफर के बारे में इस वीडियो में मैंने विस्तार से बताया। इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप इस वीडियो को जरूर देखिए।